फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एक बढ़िया फैंटास्टिक फोर मूवी है। ये बढ़िया क्या, ये परफेक्ट फैंटास्टिक फोर मूवी है। पर ये मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा कहाँ से है? इस मूवी में गैलेक्टस की ग्रैंडनेस को जिस लेवल पर दिखाया गया वो परफेक्ट था, पर उसकी हार उतनी जमी नहीं। मूवी मार्वल के साइंस वाले एरा को वापस ले आई, पर यहाँ साइंस में भी कुछ इनकंसिस्टेंसी थी। आप सोच रहे होंगे कि भाई मूवी की तारीफ कर रहा है या बुराई? मैं दोनों कर रहा हूँ और ये वीडियो इसी बारे में है, जहाँ आज हम बात करेंगे कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में क्या 5 बढ़िया चीजें हुई और किन 5 जगह ये मूवी लैग करती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले सारे अच्छे पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, द एरा ऑफ साइंस इज बैक। अब फैंटास्टिक फोर मूवी में रीड रिचर्ड्स के साथ हमने देखा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने साइंटिफिक रूट्स को वापस से टच कर रहा है, क्योंकि ओजी मार्वल फैंस जानते हैं कि मार्वल अपने फेज 1 और फेज 2 में कितना अपने साइंटिफिक और ग्राउंडेड रूट से जुड़ा हुआ था, जैसे फ्यूजन रिएक्शन, गामा रेडिएशन, क्वांटम टनलिंग और यहाँ तक कि रेट्रोग्रेड रिफ्लेक्टिव पैनल्स की भी बात होती थी। पर धीरे धीरे एमसीयू में साइंस एकदम से खो सा गया और हर चीज के पीछे के एक्सप्लेनेशन में क्वांटम वर्ड को घुसा दिया जा रहा था। पर फैंटास्टिक फोर मूवी ने इस ट्रेंड को दोबारा जिंदा किया, जहां मूवी में रीड हर चीज का बकायदा इक्वेशन सॉल्व करके आंसर दे रहा था, जो ये दिखाता है कि रीड एक्चुअली में हवा में बातें नहीं करता, बल्कि वो हर चीज के ठोस एक्सप्लेनेशन और सबूत रखता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, द साइंटिस्ट गाय। अब हम सब जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर टीम में जॉनी स्टॉर्म उम्र में सबसे छोटा है और इस वजह से हर मूवी में उसे उतना ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। उल्टा उसे बस एक कॉमिक रिलीफ की तरह रखा जाता था, जो फाइट्स के बीच में जोक्स मार सके। और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में दिखाया गया कि बेशक जॉनी की उम्र कम है और वो मजाकिया हो, पर तब भी वो एक साइंटिस्ट और एक एस्ट्रोनॉट है। मूवी में जब रीड डीप स्पेस सिग्नल को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तब वो जॉनी से कहता भी है कि ये सारे सिग्नल्स इस तरह से एनकोडेड है कि इन्हें डीकोड करना बहुत ही कम्प्लेक्स होगा, और इसी कम्प्लेक्सिटी की वजह से रीड महीनों से इन सिग्नल्स को डीकोड करने पर ध्यान नहीं दे रहा था। पर सिल्वर सर्फर से 2 बार मिलने के बाद और सिर्फ कुछ ही शब्दों की ट्रांसलेशन सुनने के बाद ही जॉनी ज़ेनला के पूरे लैंग्वेज और वोकैबुलरी को बिल्ड कर देता है। और ये बहुत ही इंसेन बात है दोस्तों, क्योंकि कुछ शब्दों और उसके मतलब को जानने के बाद भी पूरी लैंग्वेज को डिकोड कर लेना, इसमें बहुत दिमाग लगता है। तो फैंटास्टिक फोर ने जॉनी के साथ तो बहुत अच्छे से जस्टिस किया है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, द पिलर ऑफ द टीम। अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर पाएगा कि सू स्टॉर्म पूरे फैंटास्टिक फोर की टीम की पिलर है, और सू के कैरेक्टर को जितने बेहतरीन ढंग से लिखा गया है वो तो कमाल की ही बात है। सू एक अच्छी दोस्त है, एक अच्छी बहन है, एक अच्छी वाइफ और एक बेहतरीन माँ के तौर पर हमें यहाँ दिखाई गई है। वहीं इन सब के साथ साथ वो एक वर्ल्ड क्लास पॉलिटिशियन और एक अच्छी डिप्लोमैट भी थी, जिसने सिंगल हैंडेडली सबटेरेनिया के लोगों के साथ पीस पैक्ट साइन भी करवाया, और फ्यूचर फाउंडेशन के विजन में उसने पूरी दुनिया को एग्री भी करवा लिया, सिवाय लटवेरिया के। पर हाँ, ये सब तो बातें हमें ये बताती हैं कि सू स्टॉर्म का कैरेक्टर कितने अच्छे तरीके से बनाया और दिखाया गया है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर सू ना होती तो इनका टीम कब का बिखर चुका होता, क्योंकि सू ही रीड, जॉनी और बेन के बीच का कनेक्टिंग लिंक है जो तीनों को बांधे रखती है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, कॉमिक एक्यूरेसी। अब फैंटास्टिक फोर मूवी को आप पिछले कई सालों से देखे एमसीयू मूवीज में से अब तक का सबसे क्लोजेस्ट टू कॉमिक एक्यूरेट मूवी कह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर मैट शैकमैन ने थोड़े बहुत एलिमेंट्स ही कॉमिक से लिए हो, बल्कि उन्होंने कैरेक्टर आर्क, उनकी पर्सनैलिटी, उनके मिशन सब बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। जैसे अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूं तो रीड की इंटेलिजेंस और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट दिखाई गई है, जहाँ रीड की इंटेलिजेंस उस कॉस्मिक वेव्स इवेंट्स की वजह से और ज्यादा बढ़ गई, और कॉमिक्स की तरह मूवी में रीड को सभी चीजें खुद से सॉल्व करने की आदत है, ऐसा दिखाया गया। रीड का ये नेचर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि वो हर चीज की जिम्मेदारी खुद पे ले लेता है, और इसी वजह से उसके और सू के बीच में कई बार झगड़े हुए हैं, जो हमने मूवी में भी देखा। वही बेन की पर्सनैलिटी भी काफी कॉमिक एक्यूरेट है, क्योंकि अक्सर हमें द थिंग को एक रफ और टफ गाय की तरह दिखाया गया है, पर इस मूवी में हमने बेन के सॉफ्ट साइड को देखा, जहाँ वही मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रैंकलिन को गोद में उठाए रहता है और एक नॉर्मल जिंदगी बिताना चाहता है। साथ ही सू स्टॉर्म की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से मूवी में प्रेजेंट किया गया, और गैलेक्टस की ओरिजिन को तो कुछ ही डायलॉग्स में एक्सप्लेन कर दिया गया फुल कॉमिक एक्यूरेसी के साथ। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, द ग्रैंडनेस ऑफ गैलेक्टस। अब ये एक ऐसी बात है जिसमें फैंटास्टिक फोर मूवी बिल्कुल ओवरकिल मोड पर चली जाती है, और वो है गैलेक्टस की ग्रैंडनेस को दिखाने में। गैलेक्टस को जिस तरह से मूवी में प्रेजेंट किया गया है, वो उसके पावर, उसके प्रेजेंस को जस्टिफाई करता है। सारे लो एंगल शॉट्स आपको फील करवाएंगे कि आप द डिवॉरर ऑफ वर्ल्ड्स के प्रेजेंस में खड़े हो, पर साथ ही मूवी ने कुछ नया भी किया है, और वो है कि कई बार आपको गैलेक्टस के ओवर द शोल्डर शॉट भी दिखेंगे, जहां आपको गैलेक्टस का पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा कि उसके पावर और उसके माइट के आगे उसे बाकी चीजें कितनी छोटी और बेमायने दिखती हैं। तो जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है, वो गैलेक्टस की ग्रैंडनेस को थ्रू आउट द मूवी फील कर पाए। तो ये तो थे भाई 5 अच्छे पॉइंट्स।
अब बारी है 5 बुरे पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक अजीब सा एग्जीक्यूशन। अब आप सबने अगर मूवी देख ली है तो आप सब इस बात से एग्री जरूर करोगे कि फैंटास्टिक फोर मूवी इतनी बैलेंस्ड और इतने अच्छे एग्जीक्यूशन के साथ तो जरूर आती है कि एक पहली बार सुपर हीरो मूवी देखने वाला जिसे फैंटास्टिक फोर के बारे में कुछ भी ना पता हो वो भी इस मूवी को एंजॉय कर पाएगा। तो इस वाले एग्जीक्यूशन के लिए तो पूरे नंबर बनते हैं। पर मूवी को एकदम सिंपल रखने का फैसला गैलेक्टस पर भारी पड़ गया। और मेरा ऐसा कहने का मतलब ये है कि गैलेक्टस की ओरिजिन को बस एक डायलॉग में निकाल दिया गया, जहां रीड कहता है कि गैलेक्टस हमारे यूनिवर्स से भी पुराना है, और इसके बाद फिर गैलेक्टस के डिस्क्रिप्शन के किसी भी एस्पेक्ट को टच नहीं किया गया। तो जो ऑडियंस फैंटास्टिक फोर को पहली बार देख रही है उन्हें गैलेक्टस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा मूवी में। वहीं इन्होंने मूवी के इमोशनल साइड को ज्यादा ऊपर उठाते हुए एक छोटी सी गलती कर दी। सू स्टॉर्म ने अकेले 6 प्लैनेट फेड गैलेक्टस को ओवर पावर कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब नई ऑडियंस के सामने गैलेक्टस एक कमजोर विलन की तरह नजर आएगा। तो जो भौकाली और जो खौफ गैलेक्टस का बनना चाहिए था अब वो परमानेंटली मार्वल ने रुइन कर दिया है। तो मूवी को सिंपल रखने का ये फैसला फैंटास्टिक फोर टीम के लिए तो सही था, पर गैलेक्टस का कैरेक्टर इस चीज में मार खा गया। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, साइंस की इनकंसिस्टेंसी। अब हमारे गुड पॉइंट्स वाले हिस्से में मैंने कहा था कि फैंटास्टिक फोर के साथ साइंस के अच्छे दिन आ चुके हैं, पर साइंस को भी इस मूवी में बहुत इनकंसिस्टेंट तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि हमारे पास 2 बहुत ही बड़े इंस्टेंसेस हैं मूवी के जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। मूवी में रीड रिचर्ड्स ने एक FTL डिवाइस बनाया हुआ था अर्थ के ऑर्बिट में। अब जिन्हें यहाँ समझ नहीं आया उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ FTL का मतलब था फास्टर देन लाइट। अब आप में से जिन्हें बेसिक साइंस पता होगा वो जानते होंगे कि लाइट की स्पीड से फास्ट जाना तो एक और बात है, लाइट की स्पीड को टच करने के लिए भी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो रीड लाइट से फास्ट जाने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी ला सकता था, पर वहीं अर्थ पर उसे टेलीपोर्टेशन पोर्टल चलाने के लिए पूरे प्लेनेट की बिजली बचाने की जरूरत पड़ गई। वहीं दूसरा इंस्टेंस है ब्लैक होल वाला। तो ब्लैक होल वाले सीन में जब सिल्वर सर्फर इनका पीछा करती है तो रीड बेन से कहता है कि उन्हें ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के जितने नजदीक हो सके जाना चाहिए, और उस सीन में ये लोग एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के काफी क्लोज से गुजरते हैं और वहां से फिर स्लिंगशॉट होने के लिए पूरे एक आर्क में काफी देर तक ट्रैवल करते हैं। अब इवेंट होराइजन के करीब टाइम डायलेशन इतनी भयंकर होनी चाहिए थी कि जब ये सब वापस अर्थ पर लौटते तो सैकड़ों साल बीत जाने चाहिए थे, पर जब ये लोग अर्थ आते हैं तो बताया जाता है कुछ ही महीने बीते हैं। तो मैट शैकमैन ने एक हद तक तो कोशिश करी साइंस दिखाने की, पर उसे भी बहुत बढ़िया तरीके से नहीं दिखा पाए। यहाँ तक कि अर्थ को सोलर सिस्टम से गायब करने का असर बहुत ग्रैंड है, पर रीड अर्थ को गायब करने के लिए रेडी था। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, इंकर्जन की कमी। अब ये बात फैंटास्टिक फोर मूवी का सबसे वीक पॉइंट है, क्योंकि मूवी में इंकर्जन को दिखाना तो छोड़ो, मार्वल ने इस मूवी में इंकर्जन शब्द भी कहीं नहीं रखा है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपका पूरा मल्टीवर्स सागा इंकर्जन या मल्टीवर्स की बर्बादी के ऊपर बेस्ड था। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्ट्रेंज की वजह से इंकर्जन शुरू हुआ। द मार्वल्स मूवी में भी इंकर्जन के फिनोमेना का हिंट किया गया, पर इंकर्जन वर्ड हमने आखिरी बार सुना ही है आज से 3 साल पहले, और उसके बाद से इस कंसेप्ट का कहीं कोई बिल्डअप MCU में नहीं हुआ। फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 6 की पहली मूवी है, और इस मूवी को वो ग्राउंड वर्क बनना चाहिए था जहां इंकर्जन के आइडिया को लाया जाता, उसे दिखाया जाता, एटलीस्ट उसे थोड़ा बिल्ड ही किया जाता या उसका हिंट तक ही मिल जाता, पर इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको याद होगा इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी स्टोन के कंसेप्ट से हर एक मूवी में डील किया जाता था और उसके साथ साथ आर्क बिल्ड किए जा रहे थे, पर मल्टीवर्स सागा अपने सबसे अहम कंसेप्ट को ही छोड़ चुकी है, और इस वजह से अब डूम्सडे मूवी कहीं ना कहीं पूरी तरह खिचड़ी ना बन जाए, अब इसी का डर है फैंस को। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि हमें अलग यूनिवर्स क्यों दिखाया गया। अब ये बात आप सबको मूवी के एंड में जरूर खटकी होगी कि भाई इतना सब कुछ हो गया, पर फैंटास्टिक फोर मूवी ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाई कि ये मूवी एक दूसरे यूनिवर्स की क्यों है, और इस बात का लिटरली कोई सेंस नहीं बना इस मूवी में, जबकि दूसरे यूनिवर्स की स्टोरी होने का सेंस तभी बनता जब यूनिवर्स 828 इंकर्जन का शिकार बनता या गैलेक्टस उसे बर्बाद करता, और फिर फैंटास्टिक फोर की टीम अर्थ 616 में आती और फिर कहानी आगे बढ़ती। पर मूवी में फैंटास्टिक फोर ने सक्सेसफुली गैलेक्टस से डील कर लिया, सक्सेसफुली अर्थ को प्रोटेक्ट भी कर लिया, और फिर वो वही रहने वाले हैं। तो फिर इसे अब आप आगे कहां बढ़ाओगे? ये तो MCU का पार्ट होकर भी MCU का पार्ट ना होने वाली बात है। ये बिल्कुल डेडपुल एंड वुल्वरीन वाली बात हो गई फिर से कि आपने बस इन कैरेक्टर को दिखाने के लिए मूवी बना तो दी, पर ये कैरेक्टर मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आए भी नहीं। इससे बढ़िया ये कुछ ऐसा करते कि फैंटास्टिक फोर 616 में ही एग्जिस्ट करते थे, और फिर वो सेम अर्थ से बाहर गए, गैलेक्टस से मिले, फिर सिल्वर सर्फर के कन्फ्लिक्ट में ब्लैक होल के पास गए, और उस वजह से जब वो वापस आते तो कुछ 50-60 साल बीत चुके होते, थैनोस वाला इवेंट पूरा हो चुका होता, और फैंटास्टिक फोर प्रेजेंट टाइम में 616 में आते। इस तरीके का थोड़ा सेंस तो बनता। अब आते हैं अगले पॉइंट पर,
कोई कनेक्शन नहीं था यहाँ। अब ये पॉइंट तो मूवी देखने वाले सभी ऑडियंस ने नोटिस किया होगा कि फैंटास्टिक फोर मूवी बहुत ही ज्यादा स्टैंड अलोन और डिस्कनेक्टेड मूवी की तरह बना दी गई है, क्योंकि मूवी अपने किसी भी पॉइंट में ऐसा कोई रीजन बिल्ड नहीं कर पाई जो इसे दूसरे मूवी से कनेक्ट करेगी। और इस बात की हद तो तब हो गई जब इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन कहीं से भी थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन से कनेक्ट नहीं कर रहे थे। इनकर्जन एक बहुत अच्छा ग्राउंड था इस मूवी को आपस में कनेक्ट करवाने का, पर उस चीज की पूरी जिम्मेदारी डाल दी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पर। तो ये सारी बातें एक ही ओर इशारा कर रही हैं कि मार्वल बहुत ही ज्यादा सेफ खेलना चाह रहा है, क्योंकि जब डॉक्टर डूम का एक्टर भी फाइनल है और पिछले 1 साल से शूटिंग भी चल रही है डूम्सडे की, फिर भी आपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर का चेहरा नहीं दिखाया। इतना ज्यादा सेफ खेलना बस ये दिखाता है कि मार्वल खुद अपने प्रोजेक्ट्स पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा है। तो ये थे 5 गुड पॉइंट्स और 5 बैड पॉइंट्स। जैसे कि मैंने कहा कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एक बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक फोर मूवी है, पर मार्वल का सेलिंग पॉइंट है उसकी इंटरकनेक्टेडनेस, जो कि गायब है जब से कैंग को हटाया गया है। अब अगर इस मूवी में मल्टीवर्स की बर्बादी या इनकर्जन की बात नहीं हुई तो अब इसकी पूरी जिम्मेदारी चली जाती है एवेंजर्स डूम्सडे पर, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे स्पाइडरमैन की स्टोरी है। तो अगर अभी तक मल्टीवर्स और इनकर्जन की बात नहीं हुई तो ये जिम्मेदारी स्पाइडरमैन 4 पर क्यों डाली जाएगी। मैंने आपको मेरी टाइम रन्स आउट सीरीज में भी बताया है कि कैसे कॉमिक्स में भी 6 साल का ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया गया था 2015 की सीक्रेट वॉर्स के लिए, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स जैसी कहानी इससे कम डिजर्व नहीं करती। अब देखना यह है कि फैंटास्टिक फोर की कहानी भी आगे कहां जाती है। क्या ये लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैरेक्टर से सिर्फ डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के दौरान मिलेंगे, या फ्यूचर में हमें फैंटास्टिक फोर एमसीयू का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। ये सब तो सीक्रेट वॉर्स के बाद ही पता चलेगा। पर आप मुझे बताओ कि आप इन 5 गुड पॉइंट्स और इन 5 बैड पॉइंट्स से एग्री करते हो कि नहीं, या आपके अपने कुछ पॉइंट्स हैं। आइए इन सब के बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अंसना, यू आर सुपर सुपर। पीस।